प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे सिविल बूस्टर में एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का हमारा सब्जेक्ट्स होने वाला है। उस सब्जेक्ट्स में टॉपिक होगा एस्टिमेशन एंड एरिया टाइप्स, मटेरियल कैलकुलेशन एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए डेर, ये कंप्लीट डिस्कशन मैं आपको यहाँ पे करने वाला हूँ, लेकिन बशर्ते आपको जो है पूरी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे आपको समझना होगा, जानना होगा। ओके, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो इस बुक को लेने के लिए आपको जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इस बुक को हार्ड कॉपी को जो है परचेज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं एस्टिमेशन एंड एरिया टाइप्स। सबसे पहले तो एरिया टाइप्स एंड एस्टिमेशंस में सबसे पहला पॉइंट है आपका शेड्यूल ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन करेंट प्राइस, डिटेल पर यूनिट एक्सक्लूडिंग क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, तो उसको जो है शेड्यूल रेट कहते हैं। क्वांटिटी सर्वे ये शेड्यूल और लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज़ होता है ऑफ ऑल पॉसिबल आइटम, जितने भी पॉसिबल आइटम्स होते हैं उसके लिस्ट होती हैं क्वांटिटी का। रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल या कौन कौन से क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी का एक जो लिस्ट होती है उसी को जो है क्वांटिटी सर्वे कहते हैं। क्वांटिटी सर्वे शुड बी नोटेड दैट क्वांटिटी सर्वे मेंशन्ड ऑल द आइटम्स इन द एस्टिमेट बट इट डज नॉट गिव द लिस्ट मटेरियल रिक्वायर्ड। ये जितने भी क्वांटिटी का यहाँ पे सर्वे में लिस्टिंग किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लिस्ट जो है ज़रूरी ही हो, है ना। कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो होता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है उसको हमेशा हर जगह पे लगा कर रखना। जैसे अब मान लो कि कोई बिल्डिंग बनाए, है ना, और बिल्डिंग बनाने के बाद हमें जो है प्लास्टरिंग करना है ना। तो प्लास्टरिंग करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पुटिंग ही करें, पेंटिंग ही करें, या प्लास्टरिंग हमेशा करना ज़रूरी ही है। कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है बट ज़रूरी नहीं है ना। ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर वर्कड आउट बाई रीडिंग द प्लान्स ऑफ स्ट्रक्चर। जो क्वांटिटीज़ है आपका वो वर्कआउट किया जाता है बाय द रीडिंग, जो प्लान होता है किसी भी स्ट्रक्चर का उसके बेसिस पे। एग्जांपल सीमेंट प्लास्टरिंग एज ए मीटर स्क्वायर बट नोट नंबर ऑफ बैग्स, है ना। नंबर ऑफ बैग्स में आपका जो है कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन साइट एंड सोर्स मटेरियल इज़ मोर देन 8 किलोमीटर, यानी 5 मील से ज़्यादा अगर डिस्टेंस होता है कंस्ट्रक्शन साइट और सोर्स ऑफ मटेरियल का, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी जो है हम लोग ऊपर से कैलकुलेट करते हैं। द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ड्राइंग इन कन्वीनियंट टू एस्टिमेटर थ्रू स्पेसिफिकेशन। जो इंफॉर्मेशंस होता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है ड्राइंग में, ताकि जो है एस्टिमेशन किया, जिसमें एस्टिमेशन किया जाता है कुछ स्पेसिफिकेशंस का। तो वर्क क्लासिफिकेशन ऑन कॉस्ट बेसिस अगर बात किया जाए तो 3 तरीके से जो है वर्क को क्लासिफिकेशन किया जाता है। मेजर वर्क जो कि ग्रेटर देन 2 लाख होता है, यानी 2 लाख से ज़्यादा महंगा है तो। उसके बाद है माइनर वर्क जो कि 50,000 से 2 लाख, और पीटी वर्क जो कि 50,000 तक होता है, ताकि जो भी बिल्डिंग या जो भी कंस्ट्रक्शन हम किए उसका सही से अपीयरेंस उसको हो, मतलब दिखने में वो
अच्छा लगे इस पर्पस के साथ। ओवरहेड कॉस्ट, इट इज़ इनडायरेक्ट और इरेगुलर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। दो तरीके का ओवरहेड कॉस्ट होता है, एक होता है जनरल ओवरहेड कॉस्ट और एक होता है जॉब ओवरहेड कॉस्ट। जनरल ओवरहेड कॉस्ट जैसे टेलीफोन बिल, ट्रैवलिंग चार्ज, प्रिंटिंग, पोस्ट ऑफिस वगैरह। जॉब ओवरहेड कॉस्ट सैलरी डिले, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑफिस, कंपनसेशन, ये सभी जो है हमारा जॉब ओवरहेड कॉस्ट आता है। द क्वांटिटी ऑफ ड्राई डिस्टेम्पर, जो ड्राई डिस्टेम्पर का जो क्वांटिटी होता है रिक्वायर्ड फॉर सिंगल क्वेट ओवर एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज 6.5 kg। 1 cubic feet water is equal to 28.31 लीटर। टर्न आउट जो है ये टास्क होता है, ठीक है। टर्न आउट टास्क पर डे इज ऑल्सो कॉल्ड लेबर कांस्टेंट। जो टर्न आउट होता है, जो टास्क हम लोग करते हैं पर डे के द्वारा, है ना, मैंने दिन में, एक दिन में जो भी टास्क हम लोग पूरा करते हैं उसको जो है हम लोग लेबर कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो फिक्स होता है कि भाई एक लेबर के द्वारा जो है इतना काम जो है किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ स्किल्ड पर्सन इन अ डे। ये एक अमाउंट होता है वर्क डन, ठीक है, जो लेबर कांस्टेंट होता है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है एक स्किल्ड पर्सन के द्वारा एक दिन में, तो उसको जो है टर्न आउट या फिर लेबर कांस्टेंट कहते हैं। डिस्क्रिप्शंस और क्वांटिटी, मतलब एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो कौन सा काम कितना करेगा उसके बारे में। तो यहाँ पे आपका जो है वर्क इन फाउंडेशन विद मड मोटर 1.5 मीटर क्यूब, वर्क इन फाउंडेशन विद लाइम और सीमेंट मोटर 1.25 सेंटीमीटर क्यूब, वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद मोटर 1 मीटर क्यूब, वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर मड मोटर 1.25 मीटर क्यूब, डिस्टेम्पर 1 क्वेटिंग के लिए 35 मीटर स्क्वायर, वाइट वॉशिंग पर या कलर वॉशिंग 3 क्वेटिंग के लिए 70 मीटर स्क्वायर, वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग सिंगल क्वेट 200 मीटर स्क्वायर, आरसीसी वर्क 3 मीटर क्यूब, हाफ ब्रिक वॉल और पार्टीशन वॉल 5 मीटर स्क्वायर, लाइम कंक्रीट इन रूफ 6 मीटर क्यूब, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन और फ्लोरिंग 8.5 मीटर क्यूब, 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट और लाइम मोटार 8 मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति एक दिन में इतना काम जो है कर पाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट या एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिमिनरी स्टडी, ये प्रीलिमिनरी स्टडीज़ के लिए जो है ज़रूरी होता है, ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट और वर्क टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए, एंड पॉलिसीज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या क्या पॉलिसीज़ होगा उसे जानने के लिए, बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। इन preliminary estimate, various quantities are worked out with the help of many shortcuts. It is an estimate which is very near to final estimate. Plinth area estimate, a square meter method. It is prepared on the basis of plinth area, है ना, प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग का क्या प्लिंथ एरिया है उसके बेसिस पे आपका किया जाता है। क्यूब रेट एस्टिमेट,
ये प्रिपेयर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्यूबिकल कंटेंट यानी LBH ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्यूबिकल कंटेंट क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, उसके बेसिस पे। उसके बाद आता है डिटेल्ड और आइटम रेट मेथड। डिटेल्ड और आइटम रेट मेथड जो है ये मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल मेथड्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का, एंड वर्किंग द कॉस्ट, माने एक आइटम का जो काम में यूज़ हो रहा है उसका कितना कॉस्ट है, मतलब पर आइटम वाइज आपको जो है कॉस्ट के हिसाब से काम किया जा रहा है, तो उसको डिटेल्ड या फिर आइटम रेट एस्टिमेट कहते हैं। उसके बाद है आपका बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स। बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स इज़ इंडेक्स नंबर जो कि मेज़र करता है एवरेज रेट ऑफ इनपुट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, चेंजेस ऑफ कैटेगराइज्ड बिल्डिंग इन कंपैरिजन विद डेट ऑफ रेफरेंस मंथ, जो भी रेफरेंस मंथ है ना, कब से काम जो है स्टार्ट हुआ है, उसका कितना पैसा हुआ, उसके आधार पे जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, डिटेल्ड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्यूब रेट, उसके बाद जो है प्लिंथ एरिया, उसके बाद रफ एस्टिमेट, है ना। मतलब जो रफ एस्टिमेट है इसकी एक्यूरेसी सबसे कम होती है, और जो डिटेल्ड एस्टिमेट है यानी जो आइटम रेट एस्टिमेट है इसका एक्यूरेसी जो है सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट किया जाता है इफ़ when expenditure of work exceed by more than 10% of एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है उससे 10% से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो वो एक्सपेंडिचर, तो हम लोग जो है रिवाइज करना पड़ता है, जो एस्टिमेट होता है उसको फिर से जो है हमें करने की ज़रूरत होती है। ओके, उसके बाद वेन सैंक्शन एस्टिमेट वेरिएशन इज़ मोर देन 5%, जो सैंक्शन किया गया है ना, उसका वेरिएशन अगर 5% से ज़्यादा हो जाता है टू एनी काउज, किसी भी कारण से, है ना, एक्सेप्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, तो उस कंडीशन में रिवाइज एस्टिमेट हमें, मतलब जो एस्टिमेट हमने किया है उसको रिवाइज करने की, मतलब फिर से करने की ज़रूरत पड़ता है। एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट, जिसको जो है मेंटेनेंस एस्टिमेट भी कहते हैं, ये इंक्लूड करता है डिटेल एस्टिमेट ऑफ ऑल पॉसिबल आइटम्स, जो भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है एवरी ईयर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट इन वर्किंग कंडीशन, है ना। प्रोजेक्ट को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो भी एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल जो भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है ना, काम किए जा रहे हैं एक डिटेल में यानी आइटम रेट के अनुसार, तो उसी को जो है हम लोग इंक्लूड करते हैं एनुअल मेंटेनेंस और रिपेयर एस्टिमेट के तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात किया जाए, मान लो वाइट वॉशिंग जो है किसी बिल्डिंग में कर रहे हैं, पैचिंग और क्रैक्ड प्लास्टर या रिप्लेसमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ डेली सर्विसेज एसेट्रा, फॉर रोड वर्क, रिपेयर ऑफ कलवर्ट्स, ब्रिज, पैच रिपेयरिंग, रिन्यूअल्स एसेट्रा, ये सभी जो है हमारे मेंटेनेंस एस्टिमेट के, मतलब मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को, क्योंकि अगर ये सभी अगर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो जो हमारा बिल्डिंग का जो लाइफ है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और बिल्डिंग का जब लाइफ कम जाएगा तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए जो है थोड़ा खतरे का काम, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं खतरे की घंटी हम लोगों के लिए जो है बजनी स्टार्ट हो जाएगी। द रिपेयर वर्क विच आर usually carried out at every 4th year is called quadrennial repair works, मतलब प्रत्येक 4 साल में एक बार जब हम लोग रिपेयर वर्क करते हैं तो उसको क्वाड्रेनियल रिपेयर वर्क जो है कहते हैं। स्पेशल
रिपेयर एस्टिमेट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है फॉर रिनोवेशन और रिन्यूअल ऑफ स्ट्रक्चर और डैमेज स्ट्रक्चर और माइनर चेंजेस इन बिल्डिंग। मतलब किस तरीके का चेंजेस, रिनोवेशंस करना है या रिन्यूअल करना है स्ट्रक्चर को, या थोड़ा बहुत माइनर जो है आपका दिक्कत है स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी है, तो इसके बेसिस पे जो है हम लोग स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट जो है तैयार करते हैं। एग्जाम्पल, रिपेयर ऑफ फूड डैमेज स्ट्रक्चर, रिन्यूअल ऑफ फ्लोर्स रूफ्स वगैरह जो है आपका आता है। एरिया में बात किया जाए तो दो तरीके का एक एरिया होता है, एक फ्लोर एरिया और एक होता है प्लेन्थ एरिया। फ्लोर एरिया में जो है सर्कुलेशन एरिया और कारपेट एरिया आता है। कारपेट एरिया जो है वो तो वैसे ही रह जाता है, लेकिन सर्कुलेशन एरिया में दो एरिया आता है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। टाइप्स ऑफ एरिया अगर बात किया जाए तो हमारा सबसे पहला है प्लेन्थ एरिया। इट इज़ बिल्ट अप कवर्ड एरिया और बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल ऑफ स्टोरी। फ्लोर लेवल ऑफ स्टोरी उसको जो है प्लिंथ एरिया जो है कहते हैं। कोर्टयार्ड, प्लेग्राउंड, अनक्लोज्ड बालकोनी, कैंटिलीवर, पोर्च, लिफ्ट यानी एरिया ग्रेटर दैन 2 मीटर स्क्वायर इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। इन सभी को जो है प्लिंथ एरिया में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। फ्लोर एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल और इंटरमीडिएट सपोर्ट, उसको जो है फ्लोर एरिया कहते हैं। फ्लोर एरिया रेशियो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टोटल प्लॉट गुने 100। एरिया ऑफ बालकोनी इंक्लूडेड अप टू 50% इन फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया में जो एरिया ऑफ बालकोनी होता है वो 50% तक ही इंक्लूड करते हैं। जो प्लिंथ एरिया होता है एज कंपेयर टू फ्लोर एरिया इज़ मोर दैन 30 to 40%। जो प्लिंथ एरिया है वो फ्लोर एरिया के कंपैरिजन में 30 से 40% ज़्यादा होता है। सर्कुलेशन एरिया जो है दो तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें बरामदा पासेज 10 to 15% ऑफ प्लिंथ एरिया, और जो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया होता है जो कि स्टेयर केस जो कि लिफ्ट जो है वो 4 to 5% ऑफ प्लिंथ एरिया होता है। कारपेट एरिया, ये यूजेबल एरिया या लिविंग एरिया को जो है कारपेट एरिया कहते हैं। कारपेट एरिया इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया प्लस नॉन यूजेबल एरिया, तो उसको जो है कारपेट एरिया कहते हैं। कारपेट एरिया इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है ना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो कारपेट एरिया होता है या रेसिडेंशियल एरिया में वो 50 to 65% होता है, और इन कॉमर्शियल एरिया जो कारपेट एरिया होता है वो 60 to 75% ऑफ प्लिंथ एरिया होता है। टेक्निकल सैंक्शन चीफ इंजीनियर इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ इंजीनियर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को जवाब वो देता है। ईच सर्कल इज हेडेड बाय सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, है ना, हर एक सर्कल में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है। इन CPWD इट इज़ कॉल्ड सर्वेयर इंजीनियर, है ना। CPWD में उसको जो है सर्वेयर इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। वर्क और परसेंटेज ऑफ एस्टिमेट, डिपार्टमेंटल चार्जेज सेंटेज चार्ज 10 से 15% ऑफ एस्टिमेट, कॉन्ट्रैक्टर चार्ज 10% ऑफ एस्टिमेट, लेबर चार्ज 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन 8% ऑफ एस्टिमेट, इलेक्ट्रिक फैन 4% ऑफ एस्टिमेट, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई चार्ज 8% ऑफ एस्टिमेट, कंटीजेंसीज चार्जेस 3 से 4% ऑफ एस्टिमेट, वर्क चार्ज 1.5 to 2% ऑफ एस्टिमेट, टूल्स एंड प्लांट्स 1 to
1.5% ऑफ एस्टीमेट। स्पेशल पॉइंट्स ओनली वाटर चार्ज जो कि 1.5% होता है। एक्टिविटी एंड परसेंटेज कॉस्ट ब्रेकअप यानी लेबर आरसीसी 37%, ब्रिक वर्क और एंड प्लास्टर 21%, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है 7%, टीलिंग 12%, प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन 3%, डोर्स 1%, वाटर प्रूफिंग 3%, पेंटिंग 8%, इलेक्ट्रिकल 8%, टोटल जो है आपका 100% आ जाता है। नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन (NBO) हैज़ सजेस्टेड द फॉलोइंग वेटेड परसेंटेज फॉर डबल और ट्रिपल स्टोरी लोड बियरिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग: ब्रिक 17, सीमेंट 18, लेबर 27, टिम्बर 15, स्टील 10, एग्रीगेट्स 8 और सैंड 5%। सारे वैल्यू जो है प्रतिशत में आपका दिया गया है। कोरुगेटेड सरफेस जो है शैल बी मेजर्ड फ्लैट, है ना, फ्लैट मेजर किया जाता है एज फिक्स्ड और नोट गिदर्ड, है ना, नो एज फिक्स्ड नोट गिदर्ड। जो क्वांटिटीज होते हैं सो मेजर्ड शैल बी इंक्रीज्ड बाय वेरियस परसेंटेज एंड जो रिजल्टेंट होता है वो इंक्लूड करता है इन जनरल एरिया, जैसे सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट सीट 10%, कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट सीट 20%, कोरुगेटेड स्टील सीट 14%, जीआई सीट यानी गैल्वेनाइज्ड सीट जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड आयरन सीट का वो 1.1 मीटर या 2.2 मीटर या 2.5 मीटर, 2.8 मीटर, 3.2 मीटर, और स्टैंडर्ड जो विड्थ होता है गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड आयरन सीट का वो 80 सेंटीमीटर होता है। इन लेंथ वाइज ओवरऑल ओवरलैप यानी एंड लैप जो होता है 15 सेंटीमीटर होता है, और विड्थ वाइज ओवरलैप यानी साइड लैप जो होता है ऑफ टू कोरुगेशंस ईच 7.5 सेंटीमीटर आर यूजुअली जो है हम लोग लेकर चलते हैं। नंबर ऑफ कोरुगेशंस जो है यूजुअली 10 पर सीट होता है। जो पीच होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कोरुगेशंस वो आपका 7.5 सेंटीमीटर होता है, और डेप्थ ऑफ कोरुगेशन जो है 1.8 सेंटीमीटर होता है। एसी सीट का मतलब होता है एस्बेस्टोस सीमेंट सीट। जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है एस्बेस्टोस सीमेंट कोरुगेटेड सीट का 1.5 मीटर, 7.5 मीटर, 2 मीटर, 2.25 मीटर, 2.75 मीटर, 3 मीटर, और इसका स्टैंडर्ड जो विड्थ होता है 1.05 मीटर होता है। नंबर ऑफ कोरुगेशन जो होता है जनरली 7 पर सीट होता है। जो पीच होता है कोरुगेशंस का वो 14.6 सेंटीमीटर होता है, और डेप्थ ऑफ कोरुगेशन जो है 4.8 सेंटीमीटर होता है। मिनिमम जो साइड लैप होता है शुड बी 4 सेंटीमीटर, और एंड लैप जो होता है शुड बी 15 सेंटीमीटर। सेमी कोरुगेटेड सीट्स ऑफ सेम स्टैंडर्ड लेंथ एज फॉर कोरुगेटेड seat, their width is 1.1 meter and each has 3 corrugations. Side lap should be 1 corrugation of about 8.5 सेंटीमीटर। end lap जो है 15 सेंटीमीटर आपका होता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मटेरियल कैलकुलेशन एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक। तो IS 1219/74 के अनुसार मेजरमेंट ऑफ फॉर सिविल वर्क, मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क IS 1200 पार्ट 1 टू 25 जो मेजरमेंट बुक होता है ये इसमें क्या होता है
कि मेजर द वर्क डन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कितना काम किया गया है उसको जो है मेजर किया जाता है। इट मेंटेन द अकाउंट ऑफ वर्क, अकाउंट ऑफ वर्क को मेंटेन करता है। चेक मेजरमेंट सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट बुक इटसेल्फ, जो मस्टर रोल होता है वो यूज़ किया जाता है फॉर लेबर अटेंडेंस, लेबर अटेंडेंस के लिए जो मस्टर रोल का जो है यूज किया जाता है। ओके, लेबर attendance registers maintained at work site, measurement book or muster are extremely important and should be custody of technical staff। जो कंपनसेशन होता है फॉर डिले इन कंप्लीशंस, कॉन्ट्रैक्टर आर इज लिएबल टू पे एज पेनल्टी, है ना। अगर डिले होता है काम करने में, है ना, कंप्लीट करने में, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको जो है यहाँ पे पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा जो भी कंपनसेशन होगा। जो अमाउंट होगा कंपनसेशन का वो इक्वल टू 1% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क और अ स्मॉल अमाउंट एज पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके अनुसार। जो मैक्सिमम लिमिट होता है आपका पेनल्टी का वो 10% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जितना भी है उसका टोटल जो है 10%, है ना, टोटल 10% तक जो है आपका जाता है ना, कि मतलब मैक्सिमम जो है 10% तक जो है कॉन्ट्रैक्टर को कंपनसेशन जो है देना पड़ सकता है। ये लेकिन मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम डाटा जो है होता है। जो प्रपोजल्स होता है वो प्रॉमिस किया जाता है कंस्टेंटली, और एक एग्रीमेंट जो है फिर सेट किया जाता है अगर कोई प्रॉमिस कर लेता है तब। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट होता है जिसमें नियम कानून जो है यहाँ पे आपके होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरली 3 तरीके का होता है एज पर हम लोगों का जो काम होता है उसके अनुसार, बट आप और भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे अकाउंट में, यानी जब बिजनेस स्टडीज़ वगैरह करेंगे तो उसमें और भी कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है देखने को मिलता है। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जिसको आइटम रेट या शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जिसको परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो टेंडर इज़ एन ऑफर, है ना, टेंडर जो है एक तरीके का ऑफर होता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है फॉर एग्जीक्यूटिंग सर्टेन स्पेसिफाइड वर्क विद स्पेसिफाइड सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक रेट्स, टाइम लिमिट्स एक्सेट्रा। कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट जो होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में और पेड किया जाता है बाय क्लाइंट टू कॉन्ट्रैक्टर इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट विद इट, माने उसके साथ कुछ सर्टेन प्रॉफिट भी जो है आपका दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होता है आपका टाइटल पेज, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड नंबर, नेम ऑफ वर्क। टाइटल पेज हो गया। इंडेक्स पेज, इसमें जो है कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट विद पेज रेफरेंस। टेंडर फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट्स, रेट्स एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन, पेनल्टी क्लाउज वगैरह। व्हील ऑफ क्वांटिटीज़, जिसमें गिविंग क्वांटिटीज़ एंड रेट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क एंड टोटल कॉस्ट ऑफ होल वर्क। टेंडर नोटिस, गिविंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एक्सेट्रा। जनरली जो है 2 से 2.5% होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट के, इज़ डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद टेंडर, है ना। उसके बाद आता है शेड्यूल ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, गिविंग लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी इशूज टू कॉन्ट्रैक्टर विद रेट्स एंड प्लेस ऑफ इशू। और ड्राइंग्स, ड्राइंग कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग लाइक प्लान, एलिवेशन एक्सेट्रा आपका होता है। एंड साइट प्लान ऑफ फुल डायमेंशन। स्पेसिफिकेशन, जनरल स्पेसिफिकेशन होता है जो कि स्पेसिफाइंग द क्लास एंड टाइप्स ऑफ वर्क होता है। डिटेल स्पेसिफिकेशन, ईच आइटम ऑफ वर्क एंड ऑफ ईच मटेरियल टू
बी यूज्ड इन वर्क, जो कि वर्क में आपका यूज़ किया जाता है, तो उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है आपका और जनरल स्पेसिफिकेशन दोनों जो है इसमें इंक्लूडेड होता है। फॉर कन्फर्मेशंस ऑफ ऑक्शन कॉन्ट्रैक्ट person has to submit some amount which is about 2 to 2.5% of total contract. This amount is called earnest money. इस तरीके का जो अमाउंट होता है उसको अर्नेस्ट मनी कहते हैं। जो पैसा जो है कन्फर्मेशन कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं उसके लिए एक पर्सन सबमिट करता है 2 से 2.5% टोटल कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस अमाउंट को जो है अर्नेस्ट मनी कहते हैं। सिक्योरिटी मनी जो है वो 10% होता है लगभग ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि इंक्लूडेड होता है अर्नेस्ट मनी उसमें, है ना। उसमें अर्नेस्ट मनी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। सिक्योरिटी मनी और अर्नेस्ट मनी जो होता है ये रिफंडेबल होता है आफ्टर सम टाइम विदाउट एनी इंटरेस्ट, बिना कोई इंटरेस्ट से के साथ जो है वो कुछ समय के बाद उसे जो है लौटा दिया जाता है। द कॉन्ट्रैक्टर इज इन्वाइटेड टू रिमेन प्रेजेंट एट टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द टेंडर्स इन्वाइटेड फॉर पब्लिक वर्क्स विद अ पब्लिक बॉडी। जो आर्बिट्रेटर होता है वो अपॉइंट किया जाता है फॉर अवॉइडिंग लीगल फॉर्मेलिटीज़ और डिलेज एक्सपेंसेस इन वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर किसी तरीके का कोई लड़ाई वगैरह होता है तो उसको सुलझाने के लिए जो है आर्बिट्रेटर को जो है अपॉइंट किया जाता है। मटेरियल कैलकुलेशन अर्थ वर्क फॉर फॉलोइंग मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थ वर्क। मीन सेक्शन एरिया मेथड, इस मेथड में हम लोग जो है कंसीडर करते हैं एवरेज ऑफ गिवन डिफरेंट एरिया। मीन एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। मिड सेक्शन एरिया method, in this type of method we consider average depth of a given different depth। तो ये जो है मान लो कि ये अर्थवर्क किया गया है, ठीक है, तो ये आपका जो है विड्थ है ना, ये आपका स्लोप है S:1, तो यहाँ पे ये SD है, ये डेप्थ है आपका, ओके। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू S इंटू DM गुने DM प्लस विड्थ गुने DM प्लस हाफ गुने S गुने DM प्लस DM जो है यहाँ पे मीन डेप्थ आपका दिया गया है और DM को कैलकुलेट करने के लिए D1 प्लस D2 बाई 2 होता है। एरिया इज इक्वल टू S प्लस DM का स्क्वायर प्लस BDM। तो यहाँ पे V जो है वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू जो है एरिया गुने लेंथ आता है प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू L/6 गुने A1 प्लस A2 प्लस 4 AM। प्लास्टरिंग वर्क IS कोड 1661 में हमें जो है सीमेंट प्लास्टरिंग के स्पेसिफिकेशन के बारे में जो है दिया गया है। फर्स्ट क्वेट जो कि रेंडरिंग और अंडर क्वेट होता है इज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग और लेवलिंग, है ना, स्ट्रेंथनिंग और लेवलिंग के लिए किया जाता है। एंड अनइवन सरफेस। सेकेंड क्वेट जो है वो उसको फ्लोटिंग क्वेट कहते हैं और फाइनल क्वेट जो कि थर्ड क्वेट होता है वो प्रोवाइड करता है स्मूथ सरफेस। इट इज़ कॉल्ड फिनिशिंग और सेटिंग क्वेट, जो लास्ट और थर्ड क्वेट होता है उसको फिनिशिंग और सेटिंग क्वेट कहते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेटिंग ठीक है जो होता है, फर्स्ट जो है 10 से 15 mm, सेकेंड जो है 6 से 9 mm और लास्ट यानी थर्ड क्वेटिंग जो होता है 2 से 3 mm होता है। रिकमेंडेड थिकनेस ऑफ सीमेंट प्लास्टरिंग ऑफ वेरियस केसेस 6 mm थिकनेस ऑन RCC surface, 15 mm thick for rough side and 12 mm thick for plain side of brick masonry, 10 mm thick on underside of RCC roof और ceiling और 20 mm जो है थिक प्लास्टरिंग किया जाता है स्पेशल केसेस में। परगेटिंग
ये एक डेकोरेटिव और वाटर प्रूफ प्लास्टरिंग अप्लाई किया जाता है वॉल पे। इफ़ प्लास्टरिंग इज़ डन इन सिंगल कोट में किया जाता है तो उसका जो थिकनेस का जो रेंज होता है 6 से 12 जो है हमारा होता है। वुल मार्क जो है ये यूज़ किया जाता है टू इंश्योर दैट थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज़ यूनिफॉर्म। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टरिंग वर्क वॉल्यूम जो है इंक्रीज किया जाता है बाई 30% इफ़ थिकनेस 12 और 20% इफ़ थिकनेस 20 ड्यू टू अनइवन सरफेस। एवं calculated volume is increased by 25% for dry volume calculation। फ्लोरिंग वर्क वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज किया जाता है बाई 10% ड्यू टू अनइवन सरफेस और एवब कैलकुलेटेड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाई 50% फॉर ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेशन। सीमेंट कंक्रीट वर्क इन सीमेंट कंक्रीट मिक्स वी डिवाइड 1.52 by sum of ratio of material and multiply it with respective quantity ratio, जो कि हमें एक रिस्पेक्टिव क्वांटिटी जो है प्रोवाइड करता है। ब्रिक वर्क वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर देते हैं 15% ड्यू टू फ्रॉग फिलिंग एंड बॉन्डिंग और ज्वाइंटिंग वेस्ट एक्सेट्रा and ever calculated volume is increased by 25% for dry volume calculation। जो ब्रिक वर्क होता है वो एक अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ मोटार। इन दिस मेथड वी डिवाइड 0.3 by sum of ratio of material to get respective quantity। A fixed stipulated sum of penalty payable by the contractor having no relationship with real damage is called liquidated damage। जो liquidated damage होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है पेनल्टी के तौर पे जो कि पे किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जिसका कोई रिलेशन नहीं होता है कि रियल डैमेज क्या होगा, ताकि उसी पैसा का यूज़ करके इन फ्यूचर अगर कोई डैमेज होता है तो उसको जो है रिकवर किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। बोरो पिट इज़ ऑल्सो नोन एज सैंड बॉक्स। टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड इन रोड वर्क आर लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शंस। जो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस होता है वो स्पेसिफाइड होता है इन नेशनल बिल्डिंग कोड 4 फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ कट एंड फिल। मेथड जो यूज करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉइड इन ड्राई एग्रीगेट्स वो 40 से 50% होता है। बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप्स। फॉर मेकिंग 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट रिक्वायर्स 1.54 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट एंड फॉर मेकिंग 1 मीटर क्यूब वेट मोटार required 1.25 meter cube dry mortar। The rates and costs committee 1957 recommended that an allowance of 10% of prime quote as कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है ना, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के तौर पे 10% जो है यहाँ पे आपका रेट जो है एक अलाउंस जो है रखा जाता है। अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र देयर आर 6 डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्स। सिंस इन वास्तुशास्त्र नॉर्थ इज एट्रीब्यूटेड टू द लॉर्ड ऑफ वेल्थ यानी कुबेर, साउथ टू द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी यम, ईस्ट टू लॉर्ड ऑफ लाइट सन, वेस्ट टू लॉर्ड ऑफ विंड वरुण, सेंटर टू द लॉर्ड ऑफ कॉस्मो यानी ब्रह्म। while designing any building the location of different rooms and other building service are as follows। puja room, ideally puja room should be located in northeast corner of a house
diet should be placed facing west so that worshippers face the east during the prayer. और पूजा रूम शुड बी एट ऑन ग्राउंड फ्लोर, है ना, ग्राउंड फ्लोर पे ही जो है पूजा रूम आपका होना चाहिए. स्टडी रूम शुड बी आइडियली लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ हाउस. स्टडी टेबल शुड बी ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट यूजर फेस ईस्ट डायरेक्शन ड्यूरिंग स्टडी. फेसिंग नॉर्थ direction is also good. The cupboards shall be western and southern walls. It is advisable that there should be no bed or coat in study room. स्टडी रूम में किसी तरीके का कोई कोट या बेड्स जो है नहीं होना चाहिए. बेडरूम्स a bedroom should be placed in southwest corner of the house. The bed should be placed in such way, इस तरीके से बेड को रखना चाहिए that user direct his head in south or west direction during sleeping. If a guest room has to be built up, it is preferably in northwest zone. It should be noted that a bedroom in southwest corner should be occupied by owner only, and if possible it should be master bedroom, जो कि master bedroom होना चाहिए. When all bedrooms cannot be located in this zone, then east and northwest or northeast zone should be used for this purpose. Bedroom in northeast zone shall be preferred by children, यानी preferably boys, and but girls shall use the bedroom in northwest zone. Bathroom, some people prefer bathroom to be located inside house and some outside. Bathroom can be located outside the building in north zone. When it is inside house, it should be located in northern or eastern zone, but not in northeast zone. It is attached to the, ये अटैच किया जाता है आपका रूम के साथ, है ना, अटैच टू बेडरूम. इट शुड बी ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड ऑफ बेडरूम, अगर बेडरूम के साथ अटैच किया गया है तब. किचन जो है बेस्ट लोकेशन जो होता है किचन का वो साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कॉर्नर होता है. इफ स्टोर रूम हैज़ टू बी प्रोवाइडेड अटैच टू किचन, इट शुड बी इन साउथ वेस्ट ऑफ किचन. व्हेन entrance of house is from east or south direction, it may be difficult for locating kitchen in southeast corner, or in that condition kitchen may be located in northwest corner. Door and windows, the main door should be in eastern and northern wall. The total number of doors should be in even number 2, 4, 6, 8, 12 etc. इवन जो नंबर ऑफ विंडोज़ होता है आपका वेंटिलेटर्स होता है शुड बी इवन में होना चाहिए, मतलब 2 का रेशियो में होना चाहिए, मैंने 2, 4, 6 इस तरीके से. डोर इन 10 नंबर्स इज़ नॉट गुड बिकॉज इट एंड्स विद 0, है ना, ये 0 के साथ ख़त्म हो रहा है, इसलिए जो है 10 डोर हम लोग नहीं रखेंगे. ज़्यादा हो जाए 12 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 नहीं. इट मे नॉट वेरी सीरियसली अफेक्ट द इनमेट्स, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड दैट नंबर, है ना, कोई ज़रूरी सीरियस कोई अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है अगर 10 आ रहा है तो, है ना. क्रैंक बार्स जिसको बेंट अप बार कहते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है
इन स्लैब फॉर टेकिंग निगेटिव मोमेंट्स नियर सपोर्ट, सपोर्ट के नज़दीक में निगेटिव मोमेंट जो है प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ पे आप एल देख सकते हैं, ये एल लेंथ है जहाँ पे आपका क्रैकिंग है जो कि आपका 45 डिग्री एंगल पे हो रहा है। लेंथ ऑफ क्रैंक वाल वार ऑन वन साइड dy sin थीटा माइनस dy tan थीटा, dy sin 45 माइनस dy tan 45 इज इक्वल टू 0.4142 d। टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड वार on both side L plus 2 into 0.42 d। for different value of theta it will be different, है ना। अलग अलग थीटा के वैल्यू के लिए अलग अलग वेंट अप बार जो हमारा होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्लैब में फॉर टेकिंग निगेटिव मोमेंट नियर सपोर्ट्स। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया बिल्डिंग आर क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप, 9 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, है ना, अलग अलग ऑक्यूपेंसी के बेस्ड पे। तो ग्रुप ए जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग आता है जिसमें स्लीपिंग एक्यूमुलेशंस इज प्रोवाइडेड फॉर नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पस। ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग इंक्लूड एनी बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्कूल और कॉलेज। ग्रुप सी institutional building include any building used for the purpose of medical or other treatment or care of infant, aged person etc. like sanatoria, nursing home, hospital, orphanage, jail, mental hospital etc. assembly building group D इसमें इंक्लूड होता है थिएटर, ड्रामा थिएटर, ऑडिटोरियम, म्यूजियम, असेंबली हॉल, एग्जीबिशन हॉल, रेस्टोरेंट, प्लेस ऑफ वर्कशिप, डांस हॉल, स्पोर्ट स्टेडियम, क्लब हाउस, स्केटिंग रिंग, जिम्नेजियम, ये सभी जो है ग्रुप डी यानी आपका जो है असेंबली बिल्डिंग में आता है। ग्रुप ई जो कि बिजनेस बिल्डिंग होता है उसमें आपका आता है बिल्डिंग फॉर ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस, रिकॉर्ड फॉर सिमिलर पर्पस। ग्रुप एफ मर्केंटाइल बिल्डिंग, इसमें इंक्लूड होता है जो कि यूज़ किया जाता है स्टोर, शॉप, मार्केट फॉर डिस्प्लेइंग सेल ऑफ मर्केंटाइल आइदर होलसेल और रिटेल। ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इसमें जो है वैसा बिल्डिंग होता है जो कि प्रोडक्ट और मटेरियल जो भी बनाए जाते हैं उसको फैब्रिकेटेड और असेंबल करने के लिए, जैसे गैस प्लांट, रिफाइनरीज, डायरीज, स्मोक हाउस, टेक्सटाइल मिल, सॉ मिल एक्सेट्रा, ये सभी जो है ग्रुप जी यानी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आता है। और ग्रुप एच स्टोरेज बिल्डिंग, जिसमें स्टोरेज फॉर शेल्टरिंग ऑफ गुड्स, वेयर्स लाइक वेयर हाउस, गैराज, ओल्ड स्टोरेज, ये सभी जो स्टोरेज बिल्डिंग आता है। हजार्डस बिल्डिंग वह बिल्डिंग इंक्लूड किया जाता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईली कंबस्टिबल एक्सप्लोसिव मटेरियल और विच आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर, वो सारे जो है हजार्डस बिल्डिंग आपके होते हैं। लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल and center line method, long wall and short wall also called individual and separate wall, general method used in CPWD, simple method but time consuming, more accurate। short long wall and short wall में जो लेंथ होता है लॉन्ग वाल का वो डिक्रीज होता है एंड शॉर्ट वाल का जो इंक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम सब स्ट्रक्चर टू सुपर स्ट्रक्चर। वही सेंटर लाइन मेथड में अगर बात किया जाए तो रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन एट जंक्शन पॉइंट, क्विक मेथड, लेस एक्यूरेट, लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज सुटेबल फॉर पॉलीगोन शेप स्ट्रक्चर विदाउट एनी क्रॉस वाल। बात किया जाए IS 1480 1960 के अनुसार तो इसमें जो है हम लोग मेट्रिक स्केल फॉर जनरल पर्पस और IS 1480 1961 मेट्रिक स्केल्स फॉर इंजीनियर्स, IS 14
फॉर इकानवे 1959 a specification for metric scale or architectural purpose contracts profit and overhead is 15%, जो कि सी पी जो है वो आपका 7.5%, ओ एच जो है आपका 7.5% हैज़ बीन एडॉप्टेड बाई CPWD, जो कि जनरली 10% हम लोग जो है लेकर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि और भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।